अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि मोमेंटम क्या होती है। हो सकता है आप भूल गए हों, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होती है, आप सोचें कि एक ट्रक है, हैवी ट्रक, ठीक है, बहुत भारी ट्रक है, मूविंग फास्ट है, ट्रक बहुत हैवी और फास्ट चल रहा है। तो उसके पास अलॉट ऑफ मोमेंटम है, यानी उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। रीज़न रीज़न ये है कि इट इज़ हार्ड टू स्टॉप, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो हैवी है और फास्ट चल रही है, ठीक है। और उसके बरक्स एक पिंग पोंग बॉल है जो बच्चे खेलते हैं, पिंग पोंग की आवाज़ आती है जिससे, वो जो है एक तो बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, और चाहे आप उसको कितनी भी स्पीड से फेंकें या वो स्लोली हो, लेकिन वो छोटा सा है, उसकी जो है वज़न इतना नहीं है, तो वो इजी टू स्टॉप है। तो उसकी जो मोमेंटम है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन मोमेंटम की आपको बता दूं कि मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट हैज़। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें मौजूद होती है वो उसकी मोमेंटम होती है। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड और इंटरेक्ट, अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम स्टेज द सेम। तो उनके अंदर जो मोमेंटम होती है वो सेम रहती है। यहाँ पे ये देखें, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, इसका मास इतना है 1, इसका मास 2 है। जब ये दोनों टकराते हैं तो इसकी जितनी वेलोसिटी होती है वो इसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि ये तो अपनी जगह रेस्ट में था ना, ये आया स्ट्रेटली, इसको आके टकराया। जब इसने इसको आके टकराया तो इसकी जो वेलोसिटी थी m1 की, वो ट्रांसफ़र हो गई m2 के पास। तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसके पास आ गई, और दोनों की जो वेलोसिटी थी या मोमेंटम था वो कंजर्व रहा। यानी अगर इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल इसकी थी 0 इधर, ठीक है, इसकी जो थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये 5 वाला 0 वाले से टकराता है तो क्या होता है, फिर ये खुद 0 हो जाता है और इसकी 5 हो जाती है। यानी ये जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहा ना, यानी जितनी थी मोमेंटम उतनी ही रही, बस वो मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गई एक से दूसरी तरफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जो मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम के पास होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। अब यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मैटर या एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं होता कि इसकी एनर्जी उसको मिल गई या इसका मैटर जो है उसमें जो है मिक्स कर लिया गया, ऐसा नहीं होता। नथिंग गोज इन और कम्स आउट, ठीक है। नो हीट, नो वर्क, नो मास कैन क्रॉस इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। यहाँ पर एक और मिसाल मैं आपको दूं, दो बंदे हैं एक रूम में, ठीक है। एक है पर्सन ए, दूसरा है पर्सन बी। ये कहाँ पर है? ये एक रूम में है, ठीक है। अब पर्सन ए के पास $10 है और पर्सन बी के पास जो है वो $0 है। इसी रूम में पर्सन ए जो है अपने $10 पर्सन बी को देता है, तो पर्सन ए हो जाता है 0, पर्सन बी हो जाता है $10। तो इसमें जो रूम था, रूम के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी था वो सेम रहा, एग्जैक्टली सेम रहा, सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो मोमेंटम भी
इसी की तरह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी तरह है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। अब है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये हैं आपके इसाक न्यूटन। 1642 में पैदा हुए और 1727 में ये इनकी डेथ हो गई। You have often observed that table placed in your classroom. It always remains at the same place until you apply some force to move it. Like a book placed on the table remains at its place unless someone picks it back. Similarly, a satellite in the space continuously moves with constant speed because there is no air or force of friction in the space. ये कुछ ऐसी चीज़ें इसने बताई हैं कि अगर वो उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। जैसे कि आपकी क्लासरूम में एक टेबल पड़ा होता है, जब तक आप उसको खुद इधर से उधर नहीं करते वो अपनी जगह पे पड़ा रहता है। या जो बुक है जो आपकी टेबल पे पड़ी है, जब तक आप उसको उठा के बैग में नहीं डालते या उठा के इधर उधर नहीं करते वो अपनी जगह पर पड़ी रहती है। इसी तरीके से एक सैटेलाइट है जो कि स्पेस में कंटिन्यूसली मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड पर, क्योंकि वहाँ पे ना हवा है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। Contrary to above examples, a ball rolling on the ground, however, stops after some time because friction of ground and air resistance exert force on it. इसके कॉन्ट्ररी में अगर एक बॉल है आप उसको रोल कर देते हो तो वो घूमता 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 आखिर जाके कहीं रुकेगा। भले ही उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही हमारे सामने, लेकिन वो जाके रुक जाएगा। वो इनकी तरह सैटेलाइट की तरह या टेबल की तरह अपनी जगह पे नहीं रहता। ठीक है, वो चलता रहता है और आखिर जाके कहीं रुक जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, एंड एयर रेजिस्टेंस एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो ग्राउंड में भी एक फ्रिक्शन होती है और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो जाके रुकता है एंड चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन थी वो चेंज होके स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर इस बात पे न्यूटन कहता है कि आ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तब्दील नहीं करती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। अब ये कैप मैंने यहाँ पे रख ली। अब ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इस पे मैं या कोई और या कोई हवा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे कुछ हरकत ना करे, तब तक ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसाक न्यूटन का कहना ये है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस दुनिया में एयर रेजिस्टेंस भी होती है और फ्रिक्शन भी होती है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाती हैं। तो इनकी वजह से किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाता है। अब कोई पेज है आप फाड़ के फेंक देते हो तो वो पड़ा रहता है अपनी जगह पर। तो अगर तेज़ हवा चलती है वो पेज वहाँ पर नहीं रहता, आप जाके देखते हो तो वहाँ पर होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात है कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चीज़ें अपना स्टेट चेंज कर देती हैं। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इस फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज विच लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आप कहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया की डेफिनेशन ये है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। जैसे हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है ना, इंसानों के अंदर कोई भी बीमारी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रोकता है, उस बीमारी को लड़ता है उस बीमारी से। अगर फेल हो जाता है तो फिर बीमारी हम पे हावी हो जाती है। यहाँ पर भी जो इनर्शिया है वो एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जो कोशिश करती है कि जिस रेस्ट स्टेट में है ऑब्जेक्ट, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तो उसी में रहे। आप उठाते हो ना, ये 2 बुक्स में उठाऊंगा तो मुझे भारी लगेंगी, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनकी कोशिश है कि जिस स्टेट में हम हैं उसी में रहें।
तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। ये रोकती है कि स्टेट को चेंज ना किया जाए, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है फाइंड फ्यू मार्बल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, select one marble of very small size and another one larger, about double the mass of first marble. Predict that by hitting with same force which marble will be accelerated more. हमारे पास दो मार्बल हैं, एक बिल्कुल छोटा, एक उसका डबल। अब जब आप सेम फोर्स से इसको हिट कर रहे हो और उसी सेम फोर्स से इसको हिट कर रहे हो, कौन सा मार्बल बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में या आगे जाएगा? ठीक है, ये आगे हम पढ़ते हैं। इधर थोड़ा सा इसने कुछ नॉलेज दी है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर पब्लिश इन लैटिन लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज में पब्लिश हुए थे 1687 में। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाज रिटन एज लेक्स वन कॉर्पस ओमनी परसिवरेट इन स्टेचू सुओ क्वेसेंडी वेल मोवेंडी यूनिफॉर्मीटर इन डायरेक्टम निसी क्वेंटस आवेरिबस इम्प्रेसिस कॉगिटर स्टेटम इलिम म्यूटेर। समझ गए? तो हाँ, बताएं कौन सा जो है वो आगे जाएगा, कौन सा ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। नाउ ट्राई हिटिंग द मार्बल्स वन बाय वन विथ थर्ड मार्बल with same force. You may observe that the smaller marble catches almost double the acceleration as compared to bigger marble. Can you explain this phenomenon? Newton's law of motion describes the relation between force and acceleration. Newton's second law of motion states that when a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. The acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass of body. कह रहा है कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, तो अगर ये मार्बल है, इस फोर्स ने इसको यहाँ से एक्ट किया, यहाँ से हिट किया, तो ये फोर्स की डायरेक्शन में ही जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो ये मार्बल भी इधर ही जाएगा। ठीक है, और जितना एक्सेलरेशन होगा, फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, लेकिन जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन या उतनी कम फोर्स उस पर लगाई जा सकती है, क्योंकि मास ज़्यादा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई मोर फोर्स इज इक्वल टू मोर एक्सेलरेशन। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, और मोर मास, जितना ज़्यादा उसमें वज़न होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। आप किसी मोटे बंदे को धक्का दें, वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, और किसी कमज़ोर बंदे को धक्का दें तो वो हवा की तरह उड़ जाएगा। ठीक है, इट्स हार्डर टू पुश अ लोडेड शॉपिंग कार्ट देन एन एम्प्टी वन। एक खाली कार्ट हो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, अगर आप गरीब हो और खाली कार्ट लेके जा रहे हो, उसको धक्का दोगे वो पता नहीं कहाँ जाके पहुँचेगी। लेकिन अगर आप अमीर हो और उस कार्ट को आपने सामान से भर दिया है, उसको धक्का दोगे तो वो कम उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले इन्होंने मास एंड वेट के बारे में बताया है। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मास एंड वेट में क्या फ़र्क है? मास इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी एंड इज मेजर्ड इन केजी।